प्यारे साथियों, राम राम सभी को। आप सबका इतना प्यार जो मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हृदय तल से आपका स्वागत है। साथियों, जैसे हमारी वीडियो कई दिन से इस प्रकार से मैं बोर्ड के ऊपर घर पे ही ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड लगा दिया है। राम राम जी सभी को। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वीडियो को इतना इतना प्यार दे रहे हैं। आप सबका हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, स्वागत है आपका। साथियों, जब से मैंने बोर्ड घर पर लगाया है और जब से वीडियो 7-8 घर पे लगाने के बाद 8-10 वीडियो जो डाली हैं, 10-12 भी हो गई होंगी, तो ये वीडियो डालने के बाद आपका जो रिस्पॉन्स आया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। साथियों, कल की जो वीडियो आई थी, परसों जो वीडियो आई थी, मैंने इनके ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा फोकस किया था कि इनके ऊपर आपके जो कमेंट आए थे, तो मैंने उस कमेंट को यहाँ स्क्रीन पे दिखाने की थोड़ी सी कोशिश की थी। और कल हमारी जो वीडियो हुई थी उस वीडियो के बाद भी आपके बहुत सारे कमेंट आए थे और उस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन भी कहा था आपसे कि इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता दें। बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे थे कि अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को से जो आया था, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत आया था। उनकी एक किताब का नाम था रिहला, और जो किताब उन्होंने रिहला लिखी थी उसी के बाद मैंने कहा था आपसे कि सफरनामा किताब के लेखक कौन है। सफरनामा, तो हम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था या मोरक्को से आया था, तो उनकी किताब का नाम हम पढ़ने जा रहे थे, जिसका मैंने नाम तो बता दिया था, सफरनामा। इस सफरनामा के लेखक कौन है? तो सफरनामा के लेखक है इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन है? सफरनामा किताब के लेखक रहे हैं। इसे इब्न बतूता ने रिहला नाम से भी किताब लिखी थी, उसी रिहला का ये नाम है दूसरा, सफरनामा। तो साथियों, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। आपने जो कमेंट किए थे उस कमेंट में एक कमेंट आया था मेरे पास, बीइंग अनुज करके। बीइंग अनुज ने एक कमेंट किया था। अनुज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका उत्तर जो किया था आपने, ये इब्न बतूता का आंसर बताया था, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। और एक हमारे साथी और हैं, सन्नी सैनी, उन्होंने भी इसके बारे में कमेंट किया था और कमेंट में उन्होंने 3-4 बातें लिखी थी, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। उन्होंने उत्तर लिखने के बाद उन्होंने वेरीफाई के लिए कहा था कि मुझे बस इतना पता है भी ये ठीक है कि गलत है। तो सन्नी भाई, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और भी बहुत सारे आपके कमेंट आए थे। हमारे एक साथी हैं आशीष रंगा, उन्होंने भी कमेंट किया था और उनका कमेंट भी आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर। और जैसे वो क्लास के अंदर बैठ के पढ़ते थे, कोचिंग संस्थान में जैसे बैठकर पढ़ते थे, वीडियो के ऊपर भी वो इतना ही फोकस कर रहे हैं। शांति से क्लास में बैठते थे और सारी बातों को ध्यान से सुनते थे, लिखते थे, और आज भी वो सारी चीज यहाँ से कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको जल्द से जल्द आपकी जो नौकरी लगे, तो भगवान से बस यही कामना करता हूँ। और भी हमारे बहुत से साथी हैं, अमित गौतम है, इन्होंने भी कमेंट किया था, ममता गौर जो है इन्होंने भी कल कमेंट किया था और इन्होंने इस किताब के बारे में शायद आंसर कुछ और बता दिया। हो सकता था वो आंसर गलत, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हम जिस संदर्भ में बात करना चाहते थे उस संदर्भ में इसका उत्तर आएगा इब्न बतूता। और भी जैसे मेरे पास कमेंट आए थे, रोहित कुमार का भी कमेंट आए थे, और एक हमारे और प्रिय स्टूडेंट है कोचिंग संस्थान में हमारे से जुड़े हुए हैं, राजेश, जिनका नाम है तो वैसे लड़की ही है, और इन्होंने भी बहुत सुंदर कमेंट किया था। आप कमेंट को देख पा रहे हैं। जैसे ये हमारे बारे में, हमारे शिक्षण संस्थान के बारे में जितना ये हमारे से उम्मीद करती हैं, हम कोशिश करते हैं कि भाई इनकी उम्मीद पर खरा उतरे, बाकी सबकी उम्मीद पर खरा उतरे। आपने अपने जो सपने सजो रखे हैं, जल्दी से जल्दी मैं कामना करूंगा कि आपके सपने पूरे हो जाएं। तो इसी के साथ आज शुरुआत करते हैं। आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, और ये मैंने 15 से 17 क्वेश्चन लिख दिए हैं। इन क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसके में जो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं उसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन, यानी 10 के आसपास क्वेश्चन का तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आ कहां से गए, पूछ कहां से लिए, और सारे के सारे 2019 के पेपरों के अंदर पूछे जा चुके हैं। इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा और इनका उत्तर जो है वो उत्तर तो इंपॉर्टेंट रहेगा। इनसे संबंधित हम जो जानकारियां लेकर आए हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना।
चलो आज का पहला क्वेश्चन मैं शुरू कर देता हूं। और पहले क्वेश्चन के बारे में वैसे तो हमने चर्चा कर ली थी और बहुत विस्तार से पढ़ा था उस बारे में, और बस यही बताने के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की हमारी 8 वीडियो आई थी टॉपिक को लेकर, और एक 9वीं वीडियो रही थी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न उत्तर जो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके थे विभिन्न एग्जामों में, उनको लेकर रही थी। तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। 9 वीडियो हैं, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया है, आप वहां से भी देख ले। और इनका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर जाकर आप इनकी 17 क्वेश्चनों की पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सतलों में हड़प्पा सतलों में जुताई के क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं, यानी जुताई के प्रमाण कहां से मिले हैं? जुताई के प्रमाण है भाई, प्रणाम नहीं, जुताई के प्रमाण कहां से मिले हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन गन्ना कर दिया, तीसरा ऑप्शन कालीबंगा, चौथा ऑप्शन हड़प्पा। तो ये CHSL 10/7/2019 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी मित्रों को पता होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की थी कि लगभग एग्जाम के अंदर जाने से पहले इतना पढ़ना जरूरी है। अगर उतना पढ़ लिया तो लगभग संभावना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आंसर गलत नहीं होगा। तो हड़प्पा स्थलों में से जुताई के जो साक्ष्य मिले हैं, ये जुताई के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा। अब ये कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, यह हड़प्पा कालीन स्थल है, ये भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के राजस्थान राज्य में है। और राजस्थान में अगर चर्चा करें तो राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जो जिला है, उस हनुमानगढ़ जिले के अंदर हनुमानगढ़ जिला, इस हनुमानगढ़ जिले में है ये। और किस नदी के किनारे है? तो हमारा उत्तर आ जाएगा घग्गर नदी। इस घग्गर नदी के किनारे है। इसी को मृत नदी भी कहा जाता है, दृश्यवती नदी भी कहा जाता है, नट नदी भी कहा जाता है। कालीबंगा जो है, इसकी खोज के बारे में सर्वप्रथम 1951-52 के अंदर अमलानंद घोष ने इसके बारे में बताया था। अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम कालीबंगा की जो खोज है उसका श्रेय जाता है। इसी के कुछ समय के बाद 1958 से कह सकते हैं 61 से लेकर इसकी खुदाई जो शुरू की थी, अधिकतर किताबों में 60 भी मिल जाता है, 60 से 61 भी मिल जाता है। तो 60-61 से लेकर 1968-69 तक इसकी जो खुदाई की थी, उस खुदाई में 2 व्यक्तियों के नाम थे। एक का नाम था बीवी लाल, एक का नाम था BK थापर। तो इन्होंने इसकी दोबारी जो खुदाई है उसका श्रेय भी इसको जाता है। तो ये जो है कालीबंगा, इस कालीबंगा से और क्या मिले थे? कालीबंगा से 2 फसल जो हैं, 2 फसल, वो 2 फसल साथ साथ उगाने के जो है वो साक्ष्य भी मिले थे। और जो 2 फसल साथ साथ उगाने के साक्ष्य मिले थे, वहीं से मिला था ये जुताई के जो प्रमाण है, यानी खेत की जुताई के जो प्रमाण है कहाँ से मिले थे? वो कालीबंगा से ही मिले थे। इस कालीबंगा का जो बताया जाता है कि कालीबंगा का पतन किस प्रकार से हुआ था, तो कालीबंगा का पतन जो है वो भूकंप के कारण हुआ था। कालीबंगा से जो साक्ष्य मिले हैं, जो नगरों के साक्ष्य मिले हैं, घरों के साक्ष्य मिले हैं, उन घरों की जो दीवार मिली हैं, उन दीवारों में इस प्रकार से दरारें मिली हैं। और दरारें मिली हैं तो अनुमान लगाया गया था कि दरारें तो भूकंप के कारण से ही आ सकती हैं। इस कारण से भूकंप से इस सभ्यता का या इस स्थल का क्या हुआ था? पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब तक तो आपने पढ़ा होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब भारत वाली तो पेपर में पूछी नहीं गई है और पूछी जानी कम कर दी गई है, या पूछी जाती तो सबको उत्तर पता है, फिर फायदा क्या हुआ? कोई ऐसा क्वेश्चन बताओ जिसका उत्तर हमें पता और पड़ोसियों को ना पता हो, तब तो माने कि हमारा सिलेक्शन उससे पहले होने की उम्मीद है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी मैं ऑप्शन भी बता रहा हूं, हालांकि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। एक कोलानी नदी है, एक महानदी है, एक महावेली नदी है,
महावेली नदी है, एक कालू नदी है। और ये हुआ था एग्जाम CHSL 9/7/2019 को, उस पेपर में एक क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा, चलो उत्तर मैं बता देता हूँ। श्रीलंका की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी नदी है, महावेली नदी या महावली नदी भी है। इसको महावली या महावेली दोनों नाम से जाना जाता है। अब ये नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, तो इस नदी की जो लंबाई है वो लंबाई लगभग 335 किलोमीटर है। लगभग 335 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ये नदी जो है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी निकलती कहाँ से है, तो हाटन का पठार है श्रीलंका के अंदर, हाटन। इस हाटन के पठार से क्या है, हाटन का पठार, इस हाटन के पठार से इसका ओरिजिनेट होता है, उद्गम स्थल है। तो इस नदी का उद्गम तो श्रीलंका में हाटन का पठार, उस हाटन के पठार से इसका उद्गम होता है। और मैंने आपसे एक डिस्कस किया था पिछले किसी वीडियो के अंदर, और क्या क्वेश्चन था कि भारत ने हाल ही में श्रीलंका के अंदर कौन सी बंदरगाह का निर्माण किया है, तो भारत ने किया है वो त्रिंकोमाली बंदरगाह थी। जो त्रिंकोमाली बंदरगाह वो त्रिंकोमाली की खाड़ी के समीप है। तो ये जो नदी है ये 335 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इसका जो उद्गम होता है उससे 335 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और लगभग श्रीलंका को ये क्रॉस कर जाती है, लगभग कर जाती है, पूर्णतः तो मैं नहीं कहता, लगभग क्रॉस कर जाती है। और उसी त्रिंकोमाली की खाड़ी में जाकर ये है गिर जाती है। त्रिंकोमाली की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये इस नदी से संबंधित तथ्य थे। इस नदी को एक और नाम से भी जाना जाता है, इस नदी को है वो ग्रेट सैंडी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट जो है वो सैंडी के नाम, सैंडी रिवर जो है इसी नदी को कहा जाता है, ग्रेट सैंडी रिवर जो है इस नदी को कहा जाता है ग्रेट सैंडी रिवर। ग्रेट सैंडी रिवर जो है इसी नदी को कहा जाता महावेली नदी को। और इससे संबंधित फैक्ट क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो पेपर के अंदर ये भी आ सकता है कि श्रीलंका, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया तो हम चर्चा कर लेते हैं, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। तो श्रीलंका जो है, इस श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। सिलोन, शिलोंग मत कर देना, कभी कोई मेघालय की राजधानी बता दे, तो ये सिलोन है। तो सिलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। पेपर के अंदर और भी पूछे जा सकते हैं, और हमने उसके बारे में विस्तार से एक और वीडियो के अंदर भी चर्चा की थी। फिर भी कोई साथी हमारा आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कम से कम उसको भी ये तो समझ में आ जाए आखिर चल क्या रहा था। तो मामला जो चल रहा था उसके ऊपर बात करते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की संरचना मैंने इसके ऊपर बना दिया। प्रायद्वीपीय भारत में जब आप नीचे यहाँ देखते हैं, जब भी भारत के मैप की चर्चा होती तो आपको श्रीलंका यहाँ दिखाई देता है, ये है श्रीलंका, और ऊपर भारत। भारत और श्रीलंका जो है इसके बारे में थोड़ी सी पेपर में एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है कि पाक की जल संधि जो है, पाक जल संधि, पाक जल संधि, इसको लेकर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। PALK, पाक जल संधि जो है, स्ट्रेट बोलते हैं उसको, किस किस के मध्य स्थित है। तो पाक की जो जल संधि है वो किस किस को जोड़ती है, बस हम इसी क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं श्रीलंका को थोड़ा सा हटके बना रहा हूँ, हटके इसलिए बना रहा हूँ कि बीच में गैप है वो हमें ज्यादा मिल जाए। तो श्रीलंका को मैंने यहाँ बना दिया, हालांकि श्रीलंका यहीं स्थित है इतनी दूरी पर, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मतलब लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हटके लिख दिया। तो अब देखते हैं भारत का यहाँ तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य है। भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, ये तमिलनाडु राज्य में, सॉरी तमिलनाडु, इस तमिलनाडु राज्य में यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है जिस ब्रिज को कहा जाता है पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज, ठीक है। रामेश्वरम ब्रिज भी आपने नाम सुना होगा। ये पंबन ब्रिज जो है ये 2 किलोमीटर की लंबाई का ब्रिज बनाया गया था, 2 किलोमीटर लंबाई। इसी पंबन ब्रिज से आगे जो है वो पंबन द्वीप आ जाता है। यहाँ जो है पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप। इसी पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, रामेश्वरम द्वीप, ये भी यही पंबन द्वीप है। और इसके बारे में और आगे क्या है कि पंबन द्वीप जहां है, इस पंबन द्वीप से आगे यहाँ राम सेतु शुरू हो जाता है, राम सेतु,
राम सेतु। राम सेतु के बारे में आपने पता होगा, आपने डीडी नेशनल पे भी बहुत धारावाहिक सीरियल देखे होंगे। तो जो भगवान राम थे वो सीता की खोज के अंदर जो श्रीलंका गए थे तो उन्होंने एक ब्रिज का निर्माण किया था, जो पुल बांधा था, जो पुल बनाया था, उस पुल को राम सेतु नाम दिया गया है। और 48 किलोमीटर जो है, इस 48 किलोमीटर के यहाँ से साक्ष्य भी मिले हैं। राम सेतु जो है इसके 48 किलोमीटर के साक्ष्य भी मिल चुके हैं, तो इसलिए इस को नाम दिया गया था राम सेतु। और जो राम सेतु शुरू होता है भारत में, जहां से ये राम सेतु की ये वाला क्षेत्र पड़ता है, इस राम सेतु को कहा गया था धनुषकोणी जगह, धनुषकोणी। और श्रीलंका के अंदर जहां ये आके खत्म होता है उसे तिलाई मन्नार कहा गया था, तिलाई मन्नार कहा गया था। एक दो क्वेश्चन के बाद मैं यहाँ से चर्चा कर लूंगा। अगला क्वेश्चन भी हो सकता था इसी से रिलेटेड आ जाए। तो पाक की जल संधि जो है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है वो संरचना जो है उसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। तो ये बंगाल की खाड़ी है। इस बंगाल की खाड़ी से नीचे उतरेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा, मैं यहाँ से सीक्वेंस लिख देता हूँ। यहाँ है बंगाल की खाड़ी सबसे ऊपर, यानी यहाँ, और बंगाल की खाड़ी से नीचे आएंगे तो यहाँ आ जाता है पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि। और जब पाक की जल संधि से हम नीचे उतरते हैं तो एक आती है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। तो ये पाक की खाड़ी आगे नीचे, जब पाक की खाड़ी से हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ये वाली जगह जो है ये कहलाती है मन्नार की खाड़ी, ये कहलाती है मन्नार की खाड़ी। तो अब एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाक जल संधि जो है, ये वाली पाक जल संधि जो है ये किस किस को जोड़ने का काम करती है, तो आप देखते हैं पाक जल संधि में एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी है और इस पाक जल संधि के एक तरफ क्या है? पाक की खाड़ी है। तो ये किन दोनों को जोड़ने का काम करती है? बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। अगर ऑप्शन के अंदर ये ना दिया मिले तो क्या होगा? तो हो सकता था दिया मिले कि बंगाल की खाड़ी को जोड़ती, किससे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी से। तो इन दोनों को भी ये जोड़ने का काम करती है। आप कहेंगे अगर ऑप्शन में ऐसा भी ना मिले तो ऐसा ना मिले तो हमारे पास थोड़ी सी और गुंजाइश है। और क्या गुंजाइश है? कि बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। और किससे जोड़ती है? क्योंकि आप सब जानते हैं जहां मन्नार की खाड़ी है, जहां पाक की खाड़ी है, ये सारा का सारा हिंद महासागर का भाग है। और हिंद महासागर का ये भाग सारा का सारा हिंद महासागर का भाग है। हिंद महासागर के इधर भाग को तो बंगाल की खाड़ी दे दिया, इधर वाले भाग को अरब सागर नाम दे दिया। यहां तक अरब सागर है और यहां बंगाल की खाड़ी है तो नीचे हिंद महासागर और ऊपर का ये हिंद महासागर का भाग का अलग नाम दे दिया। तो यहां ऑप्शन के अंदर आपको हिंद महासागर भी आ सकता है, हिंद महासागर, या फिर गुंजाइश है एक और ऑप्शन आने की कि अरब सागर भी इसका नाम आ सकता है। तो हो सकता था पेपर के अंदर सारे ऑप्शन तो एक साथ मिलेंगे नहीं, इसको तो दिमाग से निकाल दें। एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो बंगाल की खाड़ी पाक की खाड़ी, या बंगाल की खाड़ी मन्नार की खाड़ी, या बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर या अरब सागर, बस यही में से उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखता हूं, स्नैपशॉट लेना तो आप ले सकते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, वैशाख ने, बस नाम पे थोड़ा सा अगर सोच लिया तो हमारा उत्तर ठीक हो जाना चाहिए था। अगर इस क्वेश्चन के उत्तर देख लिया, वैशाख, इंग्लिश में भी इसको लिखा गया था, इंग्लिश वाले वर्जन में क्वेश्चन में, वैशाख ने किस डैश के रूप में जन्म लिया। एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर का पेपर था 13 मार्च 2019, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। पहला ऑप्शन दे दिया मसीह, दूसरा ऑप्शन दे दिया महावीर, तीसरा ऑप्शन दे दिया यहूदा और चौथा ऑप्शन दे दिया बुद्ध। तो क्या उत्तर आएगा इसका कि वैशाख ने किस डैश के रूप में जन्म लिया? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो है इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा।
अब इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्यों 2-4 फैक्ट में बताकर, क्योंकि इससे संबंधित मैंने वीडियो डाल दी है। और वीडियो क्या है, वैशाख पूर्णिमा जो कुछ समय पहले गई थी, वैशाख पूर्णिमा 10-12 दिन पहले, तो वैशाख पूर्णिमा जो है, इस वैशाख पूर्णिमा वाले दिन मैंने वीडियो डाल दी थी। और वीडियो डाली थी उसके बारे में मैंने विस्तार से महात्मा बुद्ध के बारे में बताया था कि इनके बचपन का जो नाम था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के जो पिता हैं, इन पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। शुद्धोधन थे। ये कपिल वस्तु में एक जगह है, साक्य मुनि, वहां साक्यगण के वो प्रधान थे, मुखिया थे। और इनकी माता का नाम था महामाया। कोलीय वंश की कन्या थी महामाया। और इनकी सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद क्या हो जाता है, इनकी माता का देहांत हो जाता है। प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी वो इनका पालन पोषण करती है। ये सारी बातें मैंने वहां पर आपको बता दी थी। इनका और क्या था, इनका जन्म हुआ था 563 BC के अंदर हुआ था, कुंडग्राम के अंदर, जो वर्तमान में रुमंदेई के नाम से जाना जाता है, नेपाल की तराई के अंदर भी है, स्थित है जिसे। और 483 BC में 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष जो है, इस 80 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था। ये सारी चीजें मैंने वहां बता दी थी कि इन्होंने पहला उपदेश कौन सा दिया था। सिद्धार्थ का जन्म जो हुआ था, इसमें किस मुनि ने ये कहा था कि इनको या तो ये योद्धा बनेगा या फिर ये क्या बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। फिर ये घर से बाहर निकलते हैं, 4 चीजों को देखते हैं, उसके बारे में अपने सारथी चन्ना और कंथक घोड़े से इनके बारे में पूछते हैं। फिर एक दिन ये घर छोड़कर चले जाते हैं। इनका विवाह कर दिया था 16 यशोधरा के साथ। फिर ये सारी चीजें मैंने वहां बता दी, आप वीडियो को आराम से देख लें। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर दे रहे हैं। भारत और चीन के बीच एक द्वीप है। भारत और, सॉरी क्वेश्चन में गलत लिख दिया भाई, क्योंकि हर कहीं दिमाग के अंदर चाइना ही आ जाता है। जब भी ये पता चलता है फलाने गांव में कोरोना का एक और संक्रमित केस मिल गया, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में फिर से जिले के अंदर 4 मिल गए, आसपास के गांवों के अंदर भी अब संक्रमित केस मिलने लगे हैं, तो भाई इसका केवल एक इलाज है, घर पर रहें। घर पर रहेंगे, दूसरे की संगत में नहीं पहुंच पाएंगे, दूसरे के करीब नहीं पहुंच पाएंगे, तो हो सकता था हम अपने और अपने परिवार की रक्षा कर पाए। वरना कोरोना की जो महामारी है बहुत बड़े स्तर के ऊपर जानी है अभी तो। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, वो चाइना नहीं था, भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है। और उस द्वीप में मैंने 4 ऑप्शन देख दिए। एक का नाम है चोराओ, एक का नाम है दीवार, एक का नाम है इल्हा ग्रांड, और एक का नाम है कच्चे तेऊ। तो कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य है? और ये भी बता दिया भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का कारण भी है। चलो उत्तर आ जाएगा कच्चे तेऊ। इसी द्वीप को आपने पढ़ रखा होगा या कहीं पढ़ा रखा होगा, मैंने तो क्लास में बता रखा है। तो और क्लास में मैंने नाम बताया था कच्चा तिब्बू, कच्चा तिब्बू। बस वो इंग्लिश और हिंदी की फर्क होता है, क्योंकि पेपर के अंदर ये टर्म्स कहाँ से आई होगी, गूगल से ट्रांसलेट किया होगा, सीधा सीधा ये निकल के आ गया। तो ये नाम और ये नाम एक ही है, कच्चा तिब्बू द्वीप है, इसको कच्चे तेऊ द्वीप भी कहा जाता है। और ये भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है, विवाद का कारण है। जैसे भारत, हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये भारत की स्थिति है और यहाँ पर श्रीलंका है। तो भारत में तमिलनाडु जो राज्य है, तमिलनाडु राज्य के जो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर जाते हैं, तो इधर से तो भारत के मछुआरे निकल के आगे, और इधर से जो मछुआरे आगे वो यहाँ श्रीलंका के मछुआरे आगे। और ये जो द्वीप है, इस द्वीप की स्थिति यहाँ पर है, यानी थोड़ी सी क्लोज ही बता दी। राम सेतु जो है उसी के समीप ये द्वीप है। और इस द्वीप को लेकर दोनों में विवाद चला जाता है, क्योंकि समुद्र के अंदर कोई पार्टिकुलर एक सीमा तो है नहीं, उस सीमा को लांघा भी जा सकता है और उसके इधर भी आ सकते हैं। तो ये लगातार भारत और श्रीलंका के लिए इस विवाद का कारण भी रहा था। ये एक निर्जन द्वीप है, निर्जन द्वीप है। निर्जन द्वीप का मतलब, निर्जन का मतलब, जन का मतलब होता है जनमानस, हम जनमानस में आ जाते हैं। और निर्जन का मतलब होता है जहाँ जनमानस निवास नहीं होता, जहां मनुष्य निवास नहीं करता, तो एक निर्जन द्वीप है। इसी द्वीप के स्थित एक और द्वीप भी यहाँ पर स्थित हो जाता है, यहाँ पर एक और स्थित द्वीप है। और उस द्वीप का नाम बता दे, क्योंकि उस द्वीप पर वैश्विक स्तर पर केवल 2 ही व्यक्ति गए हैं,
केवल 2 व्यक्ति गए हैं और वो द्वीप भी श्रीलंका का द्वीप है। इसी राम सेतु से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे मैप के ऊपर तो आपको शायद मिल भी सकता है, और मैप के ऊपर ना मिले तो मैंने लोकेशन बता दी भाई। लोकेशन जहां राम सेतु यहाँ है उसी के समीप एक द्वीप है जिस द्वीप का नाम है कच्चे तेबू, और इस कच्चे तेबू से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ आ जाता है, उस द्वीप का नाम है जाफना द्वीप। तो पेपर के अंदर ये पूछा गया था एक बार किसी पेपर में कि जाफना द्वीप किस देश में स्थित है, तो श्रीलंका का द्वीप है जाफना। और वैश्विक स्तर पर केवल 2 ही व्यक्ति गए हैं। एक व्यक्ति है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, और एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो इस जाफना द्वीप पर वैश्विक स्तर पर गए हैं। तो वैश्विक स्तर पर केवल 2 ही व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे थे, नरेंद्र मोदी और डेविड कैमरून। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? ऑप्शन है भाई, ऑप्शन दे देता हूं मैं। 26 नवंबर 1949, दूसरा ऑप्शन आ गया 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947 और 26 जनवरी 1947। अब बहुत सारे मेरे मित्र अगर इस ऑप्शन के ऊपर भी बात करें चारों में तो इन 2 को काट लेना, वही इनके ऊपर चांस नहीं लेना। संविधान सभा ने 1947 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को नहीं अपनाया था। अब ऑप्शन बच गए इन दोनों में से किस तारीख को अपनाया था। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, आपको उत्तर मिल जाएगा कि भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, कितने समय में बनकर तैयार हुआ था, यानी कितने समय के अंदर ये बनकर तैयार हुआ था। तो सभी ने इसका उत्तर रट लिया होगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इस प्रकार से पढ़ रखे होंगे। तो जिस दिन भारत का संविधान का निर्माण हुआ था, यानी संविधान सभा के द्वारा संविधान को निर्माण करने की जो अनुमति दी गई थी, उससे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और भारत का संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ था वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। इस 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने भारत के संविधान को क्या था, अपनाया था। अगर ये पूछा जाए कि 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, तो संविधान के अंदर उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, तो 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। 16 अनुच्छेद उस दिन लागू हुए थे, क्योंकि भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। बाकी भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से भारत का संविधान कब लागू हुआ था, वो तारीख थी 26 जनवरी 1950 को। इस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और इस दिन बचे हुए जितने भी अनुच्छेद थे, सारे अनुच्छेद मिलाकर टोटल कितने हो गए थे, 395। ये सारे के सारे अनुच्छेद उस दिन लागू हो गए थे, यानी 16 को छोड़कर बाकी जितने बच गए टोटल 395 हो गए, फिर वो लागू कर दिए थे। अब बात करते हैं संविधान सभा। इस संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, तो संविधान सभा का निर्माण जो है ये कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आया था, पूछ लिया जाता है, 1946 में आया था। इस कैबिनेट मिशन योजना के अंदर कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। आप उन तीनों सदस्य के नाम याद कर लेना, जरूरी इसलिए है कि पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से इस कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था। तो 3 का नाम पता होगा, चौथा अपने आप पता चल जाएगा। अब हमें पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब ये तो नहीं पता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें सदस्य थे कि नहीं थे। भाग्य पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय थे। तो कैबिनेट मिशन योजना में जो भी सदस्य वो अंग्रेज थे, इसलिए उत्तर नहीं होगा। इतना पता होगा तो उत्तर बता सकते हैं, लेकिन अगर चारों अंग्रेजों के नाम दे दिए तो क्या बताएंगे। तो तीनों के नाम याद रखना, एवी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे, और जो इसका लेकर आए थे उन तीनों सदस्यों में से इसके नाम थे पैथिक लॉरेंस।
पैथिक लोरेंस था, और ये पैथिक लोरेंस जो थे, इस पैथिक लोरेंस को इसमें क्या बनाया गया था, इसमें अध्यक्ष बनाया गया था। और एक 1942 के अंदर जो भारत में क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया था, उसका जो अध्यक्ष था स्टैफर्ड क्रिप्स, वो इसमें सदस्य था। स्टैफर्ड क्रिप्स जो है ये इसमें सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत विधानसभा के जो सदस्य होने थे उनकी संख्या 389 होनी थी। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, इस पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैं यहां लिख रहा हूं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने अस्थायी अध्यक्षता की थी। और उसके बाद स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें क्या बना दिए थे, ये स्थायी अध्यक्ष बना दिए थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा को लेकर बहुत सारे फैक्ट हम जानेंगे जब संविधान सभा को पढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के कपालेश्वर मंदिर। तो तमिलनाडु के कपालेश्वर मंदिर किस भारतीय भगवान को समर्पित है। तो चलो क्वेश्चन तो ठीक ठाक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो उत्तर तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो आगे के लिए ध्यान रखना, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर के अंदर रिपीट बहुत बार होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने भी 2-3 बार पेपरों के अंदर देख लिया, और पेपरों में तभी देख लिया जब उस किताब में से मैं पढ़ रहा था बार बार में, तो 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिले थे मुझे बार बार। वहीं तमिलनाडु जिक्र आ गया, तमिलनाडु और तमिलनाडु में कपालेश्वर मंदिर है, ये किस भारतीय भगवान को समर्पित है, विष्णु, दुर्गा, ब्रह्मा, शिव। MTS 19/8/2019 के पेपर में आया था ये, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा शिव, लॉर्ड शिवा। तो शिव भगवान इसका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। ऑप्शन में दे रखा ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, पेरू, मेक्सिको। MTS 6/8/2019 के पेपर में आया था, और एक बार HSSC ने भी इसको पेपर के अंदर पूछा जा चुका। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ग्रेट बैरियर रीफ। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया को इस प्रकार से देख रहे हैं, हम जल्दी से रफली सा मैप बना देते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और उसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया देश है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 5 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। 5 द्वीपों को बाद में चर्चा कर लेंगे। उन 5 द्वीपों में से एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, और इसी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है, उसी पश्चिमी प्रशांत महासागर में यहाँ पर एक इस प्रकार से चट्टान पाई जाती है जिसे कहा जाता मूंगे की चट्टान। मूंगे की चट्टान है, ये मूंगे की चट्टान है, और जो मूंगे की चट्टान इसी को कहा जाता परवाल। क्योंकि हमें एक वीडियो के अंदर इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी आया था कि लक्षद्वीप किसका भाग है, लक्षद्वीप किससे निर्मित है, तो परवाल से निर्मित है। तो ये परवाल जो है, ये परवाल विश्व का ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा परवाल है। यह विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है, परवाल भित्ति कह सकते हैं इसको। तो विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ। इसमें ग्रेट का मतलब तो हो गया महान, बैरियर का मतलब होता है अवरोध। कई बार आपने सुना होगा, अरे यहाँ से ना निकलो, पुलिस वालों ने बैरियर लगा रखे हैं। तो बैरियर का मतलब होता है अवरोध, यानी पुलिस वालों ने नाका सा लगा रखा है, तो बैरियर हो गया, इसका मतलब अवरोध। और रीफ का मतलब होता है भित्ति। तो ग्रेट बैरियर रीफ को ही क्या कहा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी अवरोध भित्ति कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा परवाल कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कौन सी है, तो सभी का उत्तर आ जाएगा ग्रेट बैरियर। ये जो परवाल है, इस परवाल का निर्माण किस प्रकार से होता है, हमने एक वीडियो के अंदर चर्चा की थी, उस वीडियो से निकलकर आगे बात करते हैं कि इस परवाल का नाम मतलब परवाल बनता किससे है। तो परवाल जो है एक समुद्री जीव है, समुद्री जीव, और उस समुद्री जीव का नाम है समुद्री जीव, और उस समुद्री जीव का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो समुद्री जीव जो है परवाल, इसका निर्माण होता है सेलेंटो रोटा
पॉलिप समुद्री जीव से, पॉलिप समुद्री जीव से क्या है, इसका निर्माण होता है। और ये पॉलिप समुद्री जीव है, इसका निर्माण के बाद अगर ये मृत्यु हो जाती है तो इसका रंग सफेद हो जाता है। हमने पिछले एक वीडियो के अंदर क्वेश्चन में पढ़ा था कि इस प्रवाल जो है, इस प्रवाल का निर्माण किस प्रकार से होता है, और मृत प्रवाल का रंग सफेद हो जाता है। जो ये प्रवाल है, ये प्रवाल जो है समुद्र में पाया जाने वाला एक मूंगा, जो मैंने वहां लिखला मूंगा, और समुद्र के अंदर एक एल्गी पाया जाता है जिसे कहा जाता है जूजेंथली। ये जूजेंथली है, ये एक प्रकार का शैवाल है, एल्गी है। ये शैवाल क्या है, 60% भोजन बनाकर इसको तैयार करके देता है। और जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, और बढ़ते टेम्परेचर के अंदर ये जूजेंथली मर जाता है, शैवाल की मृत्यु हो जाती है। और 60% भोजन मूंगे को नहीं मिल पाता, और मूंगे को अगर 60% भोजन नहीं मिलेगा तो 40% भोजन से मूंगे का काम नहीं चलता, और कुछ समय बाद मूंगा भी मर जाएगा। और जब बहुत सारे मूंगे, बहुत सारे प्रवाल एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो समुद्र से बाहर निकल आते हैं या समुद्र के अंदर रह जाते हैं, और उसी संरचना को नाम दिया गया था प्रवाल। और विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल कौन सा है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन में। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है, ध्यान रखना, पानी का बगीचा भी कहा जाता है। तो पानी का बगीचा भी इसको कहा जाता, ग्रेट बैरियर रीफ को। चलो अगला क्वेश्चन देखते क्या है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी संवैधानिक निकाय नहीं है, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन है वित्त आयोग, नीति आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और चुनाव आयोग। तो कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी संविधान में कौन से निकाय का उल्लेख नहीं है, कहने का मतलब सिंपल सी ये बात है। तो पहला ऑप्शन दे दिया वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का तो उल्लेख है, तो वित्त आयोग का उल्लेख बिल्कुल दे रखा है, क्योंकि वित्त आयोग का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में है। और 280 में क्या है कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल बाद एक वित्त आयोग का गठन करेगा। वर्तमान में जो वित्त आयोग है वो 15 बार गठित हो चुका है। 15वां वित्त आयोग 2020 से लेकर 2025 तक चलना था। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो NK सिंह है, और 14वां वित्त आयोग है वो खत्म हो चुका है 2020 के अंदर अप्रैल में, 31 मार्च को। उससे 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो था RBI का पूर्व गवर्नर थे YV रेड्डी, उसके गवर्नर थे। चलो आगे इसके बारे में बात करते हैं। वित्त आयोग तो इसका संवैधानिक निकाय है। दूसरा ऑप्शन होता है नीति आयोग। नीति आयोग बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का उत्तर भी नीति आयोग आएगा। तो नीति आयोग जो है वो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। नीति आयोग को लेकर हमने बात भी की थी, और बात की थी तो उसी वीडियो के अंदर आप देख लेना, क्योंकि ज्यादा दिन हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन को रिपीट करा दूंगा। 3 दिन पहले की बात है, तीसरी वीडियो पहले की बात है कि हमने नीति आयोग को पढ़ा था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, और किसके स्थान पर बनाया गया था, ये प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग का पहला अध्यक्ष नरेंद्र मोदी था। नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। इस नीति आयोग में 2 उपाध्यक्ष बने हैं। पहला जो उपाध्यक्ष था उसका नाम अरविंद पंत गडिया था। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो राजीव कुमार है। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। नीति आयोग के केवल 2 ही CEO बने हैं। वर्तमान CEO की बात की जाए तो अमिताभ कांत है, और नीति आयोग के पहले CEO की बात करें, क्योंकि 2 CEO बने हैं वर्तमान में, अमिताभ कांत, पहला सिंह दूसरी खुल्लर है। तो इसको लेकर हमने बहुत सारी बात कर ली थी। तो नीति आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है नीति आयोग। तीसरा ऑप्शन दे रखा तो उसके ऊपर चर्चा तो कर लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, बिल्कुल पता होना चाहिए। अनुसूची जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो क्या उत्तर होना चाहिए इसका, सॉरी उत्तर तो हमें पता चल गया 4 में से नीति आयोग, लेकिन इसके बारे में पता तो होना चाहिए एक संवैधानिक निकाय है तो कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन है। और चौथा ऑप्शन दे रखा चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग के बारे में सबको पता है, चुनाव आयोग को लग संविधान के अनुच्छेद 324 में है। हालांकि अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव आयोग का ही उल्लेख है। तो अनुसूचित जाति के बारे में बात करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं, किसी के ध्यान में आया? 123वां संविधान संशोधन 2018 हुआ था। 123वां संविधान संशोधन 2018 जो हुआ था, ये पारित होने वाला
102वां संविधान संशोधन बना था। और 102वां जो संविधान संशोधन बना था, इस 102वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत बड़ी बात हुई थी। और क्या बड़ी बात हुई थी? भारत के संविधान के अंदर एक अनुच्छेद जुड़ गया था। और भारत के संविधान में एक अनुच्छेद जुड़ा था, तो इसका मतलब हमें आज तक अगर नहीं पता तो बहुत मतलब कुछ नहीं, चल छोड़ो, आज पता हो जाएगा। आगे के लिए ध्यान रखना बस यही है, क्योंकि आज से पहले हमने कोई पेपर दिया था, कमी थी तो आगे दूर कर लेंगे, और अगले पेपर के अंदर शायद कोई कमी नहीं रहने देंगे। भाई आप मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो धीरे धीरे करके मैं आपको सारी चीजें वो बताने की कोशिश करता हूं कि लगभग अगले पेपर के अंदर अगर वही क्वेश्चन आ गया तो भी उत्तर ठीक होगा, अगर उससे रिलेटेड कोई दो चार बात इधर उधर से आगे तो भी ठीक होना चाहिए। तो 123वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, पारित होने वाला 102वां संविधान संशोधन बना था। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, पारित होने वाला 102वां बना था। और 102 के अंदर किस बात का उल्लेख कर दिया? 102 में उल्लेख कर दिया किस बात का? कि अनुच्छेद 338 को पहले जानेंगे। अनुच्छेद 338 जो है, इस अनुच्छेद 338 में किस बात का उल्लेख है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, NCSC, अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 338 में किस बात का उल्लेख कर दिया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब जनजाति आयोग, इस बात का उल्लेख है भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 338 ए में। इसे कहा जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। और अनुच्छेद 338 बी, इसको ध्यान रखना, क्योंकि भारतीय संविधान में जो ये 123वां संविधान संशोधन हुआ था, पारित होने वाला 102वां था, इसी 102वें के द्वारा संविधान के अंदर एक नया अनुच्छेद जुड़ा था। और जो नया अनुच्छेद जुड़ा था वो ये वाला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 338 बी। इस अनुच्छेद 338 बी में क्या किया था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको क्या किया था? संवैधानिक दर्जा दे दिया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, NCBC जो है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन से अनुच्छेद में जोड़ दिया? अनुच्छेद 338 बी। और कौन सा संविधान संशोधन था? 123वां। पारित होने वाला कौन सा था? 102वां। तो 123वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को क्या है? संवैधानिक दर्जा देने के लिए था। तो इतनी सारी बातें इससे संबंधित थी। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में वारली आर्ट की उत्पत्ति हुई है? तो मैं यही बता देता हूं, किस भारतीय राज्य में वारली आर्ट की उत्पत्ति हुई है। CHSL का 8/7/2019 को पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन से संबंधित महाराष्ट्र आप ध्यान रखने। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास निहित है? बड़ा गजब का क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन का उत्तर पता होगा, हम जिन जिन बातों को करेंगे तो बहुत सारे मित्रों को उनके बारे में जानकारी नहीं होगी। और अगर बात करते हैं हम कि संसद के दोनों सदन, तो हमारी जो संसद है, संसद, इस संसद का उल्लेख दे रखा है संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 के अंदर। 79 में क्या कहा है कि भारत की संसद जो है ये राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या है? भारत की संसद का निर्माण होता है। यानी भारत की संसद के अभिन्न अंग कौन से हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। अगर केवल पूछा जाए कि संसद के सदन कौन कौन से हैं, तो संसद के केवल 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। ये संसद का सदन नहीं है, भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी है राष्ट्रपति। और राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इनसे मिलकर हमारी संसद का निर्माण होती है। तो सदन 2 हैं, लोकसभा, राज्यसभा। इन दोनों सदनों का काम क्या है? इन दोनों सदनों का काम है देश के लिए कानूनों का निर्माण करना, वो दोनों सदनों का काम है। यानी संसद का मेन काम क्या होता है कि कानूनों का निर्माण करना, वो संसद का काम है। अगर किसी एक सदन ने कोई कानून के लिए कोई विधेयक है,
उस विधेयक को पारित कर दिया, उस विधेयक को पारित कर दिया और दूसरे सदन के पास भेज दिया, दूसरे सदन ने उसको पारित करने से मना कर दिया, या फिर लोकसभा ने भेजा या राज्यसभा ने उसको पारित करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी विधेयक के ऊपर अगर दोनों सदनों में से किसी एक सदन में या आपस में तकरार हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है। संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन बुला लेता है, और ज्वाइंट सेशन जो है उसको बुलाता कौन है, भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर असहमति हो जाए, तकरार हो जाए, एक सदन पारित कर दे दूसरा पारित ना करे, तो उसे कहा जाता है कि अब ये पारित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है। इस क्वेश्चन में ये तो पूछा गया था संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की शक्ति किसके पास है, तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति। अब बात करते हैं हम, संयुक्त अधिवेशन जो है इसको बुलाता तो राष्ट्रपति है, किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, तो अनुच्छेद 108 में है कि भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है इनको किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। चलो बुला लिया। राज्यसभा का कोई सेशन चल रहा था तो राज्यसभा का सभापति उसकी अध्यक्षता करेगा। लोकसभा का अगर कोई सेशन चल रहा था, लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा। अगर दोनों सेशन इकट्ठे हो गए तो लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों का संयुक्त अधिवेशन हो गया, अब अध्यक्षता कौन करेगा, अब अध्यक्षता करेगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा और हमेशा कौन करता है, लोकसभा का जो स्पीकर है। इसी स्पीकर को लोकसभा का अध्यक्ष भी कहा जाता है। स्पीकर और अध्यक्ष की बात है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष। उम्मीद करता हूं आपने यहां तक तो पता होगा। अगला मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन है, अधिकांश को पता भी होगा लेकिन बहुत सारों को नहीं पता होगा। कई सारे मित्रों को इस बारे में नहीं पता होगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर तो करता है, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा का स्पीकर संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जल्दी से बता दो भाई क्या उत्तर आएगा, जल्दी से बता दो क्या उत्तर आएगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 118 में है। क्या पता था? चलो नहीं पता तो आगे ध्यान रखना। बुलाया 108 के तहत जाता है, अध्यक्षता लोकसभा की स्पीकर करता है, और इस बात की उल्लेख कहां दे रखा है, अनुच्छेद 118 में दे रखा है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही क्या करेगा, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष पद पर ना हो तो, अध्यक्ष ना होगा तो उपाध्यक्ष कर लेगा भाई, उपाध्यक्ष कर लेगा। और उपाध्यक्ष भी ना हो तो ऐसे तो नहीं होता कि एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, राज्यसभा का सभापति कर लेगा। अब कहेंगे राज्यसभा का सभापति ना होगा तो इतना थोड़ी ना होता है, क्योंकि कोई ना कोई ऑप्शन तो आपको फिर भी सरे तो चढ़ाना ही है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई उत्तर बताना ही है। तो इन्हीं में से आपका उत्तर हो लेना, आगे चर्चा ना करे किसी बात को लेकर, क्योंकि ऑफलाइन में बड़ा हल्ला करते हैं जी, यो भी ना हो तो, यो भी ना हो तो, क्योंकि यो भी ना हो, हमें तो बोलने में केवल जीभ हलानी है, लेकिन सामने वाले को मारना थोड़ी ना है। तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑटम, ऑटम थुल्लल, भाई नाम थोड़ा सा ध्यान से देखना। ऑटम थुल्लल एक पारंपरिक नृत्य है। ये एक पारंपरिक क्या है, नृत्य है, जो राज्य में लोकप्रिय है। कौन से राज्य में लोकप्रिय, ये कह रहा है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। CHSL 1 जुलाई 2019 के पेपर में आया था, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा केरल राज्य। तो ओटम थुल्लल है, ये किस राज्य का लोक नृत्य है, पारंपरिक नृत्य है, तो केरल राज्य का। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो संविधान का, भारत के संविधान में ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। तो मिनी संविधान संशोधन किसे कहा जाता है, चर्चा करते हैं, कोई बात नहीं। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन जो हुआ था, वो पहली बार संशोधन 1951 के अंदर हुआ था। पहला संशोधन 1951 में। 1977 में इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी सरकार चली गई और 1977 में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। और पहली बार गैर कांग्रेस की जो सरकार बनी थी,
गैर कांग्रेस की। इस गैर कांग्रेस की सरकार बनने से पहले 1976 के अंदर 1977 के अंदर क्या हुआ था कि गैर कांग्रेस की सरकार आ गई थी, और इसी गैर कांग्रेस सरकार आने से पहले 1976 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करते थी। और इंदिरा गांधी देश की जो प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इनके प्रधानमंत्री काल में जो रक्षा विभाग की जो देखरेख में चल रहा था, यानी रक्षा विभाग का दायित्व जिनके पास था, उस व्यक्ति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। तो सरदार स्वर्ण सिंह, ये सरदार सिंह उस समय रक्षा विभाग को देख रहे थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बना दी, और उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी समिति का भी नाम भी यहीं रख दिया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में क्या किया, एक समिति बना दी सरदार स्वर्ण सिंह। इसी सरदार सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 हमारी संसद में रखा और पारित किया, और राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और ये हमारे संविधान के अंदर अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, ये अब तक का भारत के संवैधानिक इतिहास में सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन है। एक बार संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में करीब करीब 58 से 60 अनुच्छेद जोड़े गए थे। अनुच्छेद 58 अनुच्छेद 60 नहीं, करीब करीब 60 अनुच्छेद जोड़ दिए गए थे। इस प्रकार समझे, करीब करीब 58 से 60 अनुच्छेद जोड़ दिए इस 42वां संविधान संशोधन। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी संविधान। इसी 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी संविधान, लघु संविधान, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसी 42वें संविधान संशोधन को। तो यही सवाल पेपर के अंदर आया था क्वेश्चन कि कौन से संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। 54वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन को क्या किया जाता है कि मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। अगर पूछ ले कि अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो 126वां संविधान संशोधन जो 2019 में रखा गया था। तो अब तक हमारे संविधान में, यानी अब तक हमारे संसद के अंदर 126वें संविधान संशोधन रखे जा चुके हैं। अगर कहे संविधान में कितने संशोधन हो लिए 126 में से, तो 126 में से पारित केवल 104 हुए हैं। तो 104वां संविधान संशोधन था, वहीं 126वां संविधान संशोधन था, और इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अगर कहे संविधान में अब तक कितने संशोधन हो गए, तो हमारा उत्तर आएगा 104। संसद में कितने रखे जा चुके 126। 127वें के ऊपर मैं कभी चर्चा कर लूंगा, 125वां आपको बता ही रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा की एक पारंपरिक पेंटिंग है। ओडिशा की, यही लिख देता हूं, ओडिशा की पारंपरिक, ओडिशा की पारंपरिक क्या है, पेंटिंग है। ओडिशा की कौन सी एक पारंपरिक पेंटिंग है। ऑप्शन है वर्ली, ऑप्शन है पटचित्र, ऑप्शन है झांसाजी, ऑप्शन है मधुबनी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा पटचित्र। पटचित्र जो है ये ओडिशा की पारंपरिक पेंटिंग का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, बिल्कुल नहीं जी, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। दूसरा ऑप्शन है सैम पित्रोदा, बिल्कुल गलत, सैम पित्रोदा भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में दे रखा हीरालाल चौधरी। तो भारत में नीली क्रांति जो है, इस नीली क्रांति का जनक कौन था। तो नीली क्रांति के जनक पूछा गया था, तो नीली क्रांति के जनक सी ऑप्शन वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हीरालाल चौधरी जो हैं ये नीली क्रांति से संबंधित थे। तो नीली क्रांति का संबंध किससे था, मत्स्य पालन से जो है ये नीली क्रांति का संबंध था। अगला क्वेश्चन है, ये एमटीएस 2019 के अंदर पेपर हुआ था 2/8 को, उसमें पूछा था प्रसिद्ध तंगालिया सोन। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
प्रसिद्ध तंगालिया सोल। आप कहेंगे कि पेपर में कहां से क्वेश्चन उठा के दे रखे हैं। इस प्रकार से हजारों क्वेश्चन दे रखे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं सोल्व भी करवा चुका हूं और इतने क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन तो और आने हैं अभी तो, और इसी प्रकार के हैं जिसका हमें यही नहीं पता उत्तर कहां से उठा के दे रखे हैं। तंगालिया सोल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तंगालिया सोल भारत के किस राज्य से है? पंजाब से, गुजरात से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से। CHSL 11/7/2019 के पेपर में आया था। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा गुजरात। गुजरात इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। घमोट डैश का स्वदेशी पारंपरिक तबला वाद्य है। घमोट डैश स्वदेशी पारंपरिक तबला वाद्य है। आंध्र प्रदेश, गोवा, पंजाब, असम। तो घमोट है गोवा का, तो उत्तर में आ जाएगा गोवा। तो गोवा इसका उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोस म्यूटस। ये तो साइंस में पढ़ा होगा भाई, लेकिन इतना कहां से पढ़ा होगा। बोस म्यूटस का वैज्ञानिक नाम है। तो बोस म्यूटस वैज्ञानिक नाम है किसका है? जंगली याक का, डिब्बा का, घोड़े का, भैंस का। तो उत्तर आ जाएगा जंगली याक। तो जंगली याक जो है इसका उत्तर आ जाएगा जंगली याक। तो यानी वाइल्ड याक जो है इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बस यहीं तक करते हैं। हमारे ये 16-17 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणवी संस्कृति। तो